नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य और प्रेमचंद्र के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के बारे में। आप गोदान का कवर पेज देख सकते हैं। ये उपन्यास का कवर पेज है। गोदान एक ऐसा उपन्यास जिसकी कथा प्रेमचंद्र को कथा सम्राट बनाती है। आज उसी गोदान उपन्यास के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, 15-20 मिनट की वीडियो में इस उपन्यास को समेट पाना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इसके 15-20 मिनट की वीडियो में मैं आपको इसका सारांश समझा पाऊं, ताकि आप भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए प्रेरित हो पाएं। इस उपन्यास के सारांश को शुरू करने से पहले एक बार होरी के बारे में जानते हैं। होरी होरी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारतीय समाज में किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस उपन्यास को आज के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जहाँ पहले जमींदार थे वहाँ आज सरकार है और साहूकार की जगह बैंक है, जो आज भी किसानों के ऊपर लोन ना चुका पाने पर दबाव बनाती है और उस दबाव के कारण बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। माहौल बहुत ज्यादा बदला हुआ नहीं है, बस अगर कुछ एक किसानों को छोड़ दिया जाए तो हालत अभी भी किसानों की वैसी ही है, उतनी ही बुरी है। अगर यहाँ पे दिखाया गया है इस उपन्यास में किस तरह होरी मजबूर होकर एक मजदूर बन जाता है, और आज भी समाज में यही हो रहा है कि किसान अपनी मजबूरियों का सामना नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा और वो एक किसानी छोड़कर एक मजदूर बन जाता है, मजदूर बनने पर मजबूर है। यह उपन्यास शुरू होता है होरी के गाय खरीदने के सपने से और खत्म भी होता है होरी की मृत्यु के साथ उसके गाय खरीदने के सपने पर। होरी, जिसकी 5 बीघे की जमीन है, पर उससे इतना भी वो अनाज प्राप्त नहीं कर पाता कि वो और उसका परिवार पूरे साल 2 वक्त का खाना खा सके। अब इसी बात पर जो उसकी पत्नी धनिया है वो कहती है कि अपने विवाहित जीवन के 20 वर्षों में उसे अच्छे से ये अनुभव हो गया कि वो चाहे कितना भी खट ले, अपने तन को, मन को या पेट को कितना भी काट ले, लेकिन वो लगान लगान को पूरा नहीं चुका सकती। कभी भी उनके ऊपर जो लगान है उसका एक एक कौड़ी दाम नहीं चुका सकती। आप इस वाक्य से समझ सकते हैं कि किसानों की हालत कितनी बुरी है। उपन्यास में दिखाया गया है कि होरी के मन में जो गाय खरीदने की लालसा है वो सिर्फ होरी की नहीं बल्कि पूरे किसान समाज की है। होरी का व्यक्तित्व उपन्यास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ नहीं सकता, वो समाज के नियमों पर चलता है। और उसका होरी का मानना है कि जब अपनी गर्दन किसी के पैरों के नीचे दबी हो, यानी कि जमींदार, साहूकार और दूसरे लोग जिनसे वो कर्जा लेता है उसके पैरों के नीचे जब दबी हो, तो उनका विरोध करने का कोई फायदा नहीं, उनके पैरों को सहलाना ही पड़ता है, तभी वो जीवित बच सकता है। होरी हमेशा जमींदार की चाटुकारिता करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो उसकी 5 बीघे की जमीन है वो इतनी नहीं कि लोग उसका सम्मान करें। वो तो जो जमींदार है उसकी चाटुकारिता का नतीजा है कि जो 4-4 हल वाले बैलों वाले उसका सम्मान करते हैं, वो सिर्फ उसकी चाटुकारिता का नतीजा है, नहीं तो उसके पास 5 बीघे जमीन की कोई बिसात नहीं है। होरी का जो सपना है गाय खरीदने का वो पूरा होता है भोला के द्वारा। भोला से होरी 80 रुपए में गाय खरीदता है। 80 रुपए में गाय खरीदता है, लेकिन उस गाय को भी होरी का जो भाई हीरा है वो जलन के कारण जहर दे देता है और उस गाय की मृत्यु हो जाती है। जब उस गाय की मृत्यु हो जाती है तो होरी को पता होता है कि जो होरी का भाई हीरा है उसी ने उसको जहर दिया है, और ये बात वो धनिया से कहता है। धनिया बख्शना नहीं चाहती हीरा को, लेकिन जब पुलिस आती है तो होरी हीरा के घर जाके तलाशी नहीं लेने देता,
क्योंकि होरी का मानना था कि जैसे हीरा के घर में पुलिस का जाना, ये समझ लेना कि वो मेरे घर में ही पुलिस आई है। ये उस समय के समाज के और समाज के नियमों को बताता है कि किस तरीके से एक परिवारवाद था समाज के अंदर, और भाई भाई को बचाता था बेशक वो गलती करे। तो होरी कई जगह होरी की पत्नी धनिया और उसका पुत्र गोबर विरोध करते हैं होरी का, लेकिन होरी के अंदर जो विरोध करने की परिस्थिति नहीं होती, वो कभी विरोध नहीं कर पाता है। धनिया एक ऐसी भारतीय महिला है जो जीवन के विपन्नता में, यानी कि जीवन में चाहे बेशक बहुत कमी है, लेकिन उसे पार करने के लिए वो तैयार है अपने साथी, अपने जीवन साथी, अपने पति के साथ। जहाँ एक तरफ होरी का व्यक्तित्व समाज के नियमों को स्वीकार करना है, वहीं दूसरी तरफ धनिया का व्यक्तित्व उन नियमों का विरोध करना है। धनिया ऐसा नहीं है कि सारे नियमों को, समाज के सारे नियमों को एक्सेप्ट करती है, जहाँ जरूरत है वो विरोध भी करती है। धनिया उपन्यास में समाज के नियमों का विरोध करती है, वो समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर सिलिया और झुनिया की मदद करती है। सिलिया जो कि दाता दीन के जो पुत्र है, उसकी प्रेमिका है और उससे प्रेम करती है, पेट से हो जाती है, उसे गाँव से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसे धनिया अपने घर में रखती है। और झुनिया झुनिया जो कि उसके पुत्र गोबर की प्रेमिका है, गोबर उसे छोड़कर, जब वो पेट से हो जाती है तो उसे छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। वो उसे छोड़कर भाग जाता है, उसके बाद फिर जब झुनिया को पता चलता है कि वो पेट से है, तो उसे भी भोला घर से निकाल देता है। भोला की बेटी है झुनिया, लेकिन जो धनिया है वो उसे अपने घर के अंदर रखती है। और उसे जब कहा जाता है कि तुम झुनिया को निकाल दो दाता दीन के कहने पर, तो वो दाता दीन को कहती है कि हमारे लिए कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि हम एक जीव की हत्या कर दें। वो बेशक मेरे पुत्र की भ्राता नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र के पीछे आई है। वो उसके पेट में मेरे पुत्र का बच्चा है, तो मैं उसे अपने घर में पनाह दूंगी, चाहे आप मुझ पर जितना दंड लगा लें। इसका खामियाजा होरी के परिवार को भुगतना पड़ता है। भोला धनिया के इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ता है। भोला जो कि झुनिया का पिता था, जिसने होरी को अपनी गाय दी थी 80 रुपए में, वो मर जाती है, लेकिन उसका जब पैसा होरी नहीं दे पाता है, तो भोला होरी के घर आता है और उससे कहता है कि चाहे तो तुम मेरे पैसे दो अभी के अभी, नहीं तो झुनिया को अपने घर से निकाल दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे बैल खोलकर ले जाऊंगा। इस बात पर होरी कहता है कि भोला से कि अगर तुम्हारा धर्म ये कहता है तो तुम मेरे बैल ले जाओ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भोला होरी के बैल खोलकर ले जाता है। यानी कि जलन और एक किसी से बदला लेने की भावना इतनी बड़ी है कि वो धर्म न्याय कुछ भी नहीं समझता, और भोला होरी के दोनों बैल ले जाता है। होरी के दोनों बैलों का चले जाना मतलब कि होरी के दोनों हाथों का कट जाना, क्योंकि उस समय अगर किसान के पास बैल नहीं है तो वो खेती करने का कोई दूसरा उपाय उसके पास नहीं बचता, क्योंकि खेती करने के लिए उसे जोतना जरूरी है और जोतने के लिए बैलों का होना जरूरी है। जब होरी के पास उसके बैल नहीं बचते तो दाता दीन धोखे से होरी की सारी जमीन हड़प लेता है और उससे उन्हीं के खेत में मजदूरी कराने लगता है। मजदूरी करते समय दाता दीन जब उसके परिवार को कहता है, अगर यही हाल रहा तो तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, तो इस पर धनिया को गुस्सा आ जाता है। धनिया जो कि उसे जवाब देना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बेटी उसे रोक लेती है और उसे पीछे खींच लेती है। लेकिन जो धनिया के दिल में गुस्सा था वो पीछे जाने के बाद भी कम नहीं होता, और वो उसे सुनाकर तो नहीं, लेकिन कहती है कि भीख मांगो तुम, भिखारियों की जात तुम्हारी है, हम भिखमंगे नहीं हैं, हम मजदूर हैं, जहां कमाएंगे वहीं खाएंगे। इस तरीके
से धनिया अपना गुस्सा दिखाती है। धनिया उपन्यास में स्वराज के आंदोलन के लिए भी कहती है कि जो जेल जाकर स्वराज पाना चाहते हैं या जो दिखावा करते हैं जेल जाने का और स्वराज पाने का, उससे कुछ नहीं हो सकता। स्वराज मिलेगा धर्म से, न्याय से, इन सब से स्वराज मिलता है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे, धर्म नहीं कर रहे, न्याय नहीं कर रहे, सिर्फ जेल जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो आपको स्वराज नहीं मिलता। इस पे ये विचार धनिया के थे। गोबर जो कि होरी और धनिया का पुत्र है, इसमें एक बगावती युवक की तरह नजर आता है। वो हमेशा होरी का विरोध करता है और होरी जो कि मानता है कि जो धन है बहुत ही मतलब कि पुण्य प्रताप से मिलता है, पिछले जन्म के कर्मों से मिलता है। तो होरी उस पर कहता है कि जो ये धन अमीरों को मिला है, हम गरीबों का खून चूस के मिला है। मतलब कि उसका विरोध करना, होरी का हर बात पे विरोध करना गोबर के बर्ताव में था, उसका विरोधी एक व्यवहार था। जब होरी गोबर इसके विरोध में, गोबर मानता है कि अमीरों की हमदर्दी जो है वो सिर्फ दिखावे की है। उनका काम गरीबों का खून चूसना है और वो खून चूस कर ही अमीर बनते हैं। होरी और धनिया की दो बेटियां भी होती हैं, रूपा और सोना, जिनका धन के अभाव में, पैसों के अभाव में होरी अपने से भी ज्यादा बड़ी उम्र के लड़कों से ब्याह कर देता है। लड़के कहें या आदमी कहें, जो भी आप कहें, लेकिन उनसे उसका ब्याह कर देता है, जो कि उनसे उम्र में कई गुना या अपने पिता से भी बड़े थे। राय साहब उपन्यास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे प्रेमचंद्र खुद रंगा सियार के नाम से, शब्दों से संबोधित करते हैं। क्योंकि राय साहब जो हैं वो दिखाते कुछ है, करते कुछ हैं, वो मुंह से भले इंसान बनते हैं। वो मुंह से सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में नहीं है कि वो किसी का भला करें। और राय साहब पूरे उपन्यास में एक लौते व्यक्तित्व हैं, एक लौते आदमी हैं जो शहर और गांव के परिप्रेक्ष्य को जोड़ते हैं। क्योंकि जिनका जुड़ाव शहर के लोगों से भी है और गांव के लोगों से भी है। नहीं तो हम उपन्यास में देखेंगे कि गांव और शहर दो अलग अलग घरों की तरह चल रहे हैं। उसमें राय साहब का ही सिर्फ आना जाना है। राय साहब के अलावा एक शहर के व्यक्तित्व में मेहता, मेहता जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। उनका जो विचार है वो स्त्रियों के प्रति बहुत ही आदर्शपूर्ण है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शायद ये प्रेमचंद्र के प्रतिनिधि हैं और प्रेमचंद्र के जो खुद के वाक्य हैं उनको कह रहे हैं। इनका मानना है कि जो पश्चिम औरतें जो पश्चिम की अंधी नकल कर रही है वो गलत है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। पश्चिम से अच्छी बातों को लेना गलत नहीं है, लेकिन उनकी अंधी नकल करना गलत है। अंधी नकल करना गलत है। मेहता मालती से कहते हैं कि समाज के विकास के लिए विवाह करना जरूरी है, क्योंकि के जो भी समाज में जो भी चलता है, अगर समाज में स्त्री पुरुषों को साथ में रहना है, समाज अच्छे से चले, उसका विकास अच्छे से हो, उसका जरूरी है कि स्त्री पुरुष के संबंध को एक नाम दिया जाए। लेकिन एक व्यक्ति के विकास के लिए उसका अविवाहित होना जरूरी है। मतलब उनका मानना है कि अगर विवाह में प्रेम नहीं है तो वो विवाह के बिना भी प्रेम नहीं है। मेहता स्त्रियों के प्रति काफी उच्च विचार रखते हैं। इस वो कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से उतनी ही अधिक महान है जितना प्रकाश, जितना अंधेरा, जितना उजाला अंधेरों से। स्त्रियों के पास देने के लिए दान है, धर्म है, दया है, श्रद्धा है, त्याग है, लेकिन पुरुष इन सब को पाने के लिए संन्यास धारण करता है। जो स्त्रियों के पास
शुरू से है, पुरुष उसे पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सब मेहता के विचार हैं। और वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मालती जो कि एक डॉक्टर है, शहरी पात्र है, डॉक्टर है, उसके लिए प्रेमचंद्र कहते हैं कि जो मालती है बाहर से दिखने में बेशक एक तितली की तरह खूबसूरत है, लेकिन अंदर से वो मधुमक्खी है, जो एक स्वच्छंद स्त्री है, स्वावलंबी है और अपने जीवन के फैसले खुद लेती है। अपने जीवन के फैसले खुद लेती है। कई बातों पे मेहता का और मालती के विचार शुरुआत में नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में उपन्यास के अंत में देखते हैं, लास्ट होते होते कि मेहता और मालती एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इसके अलावा उपन्यास में कई और पात्र हैं, जैसे दाता दीन, नोखेराम, झिंगुरी, पटेश्वरी, दुलारी, सहुआइन। ये सभी पात्र मिलकर उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये सब जो हैं उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं और आप देखेंगे कि ये सभी पात्र जैसे दाता दीन, सहुआइन, ये पहले लोगों को ब्याज देते हैं, उसके बाद ब्याज पे पैसे देते हैं, उसके बाद ये उनका कोई बिल नहीं देते, कुछ भी लिखित नहीं देते और बाद में उसी पर ब्याज के पैसे दिए जाने पर भी, कर्ज पूरा करने के बाद भी उसी पर ब्याज वापिस लेते रहते हैं। इस विषय में कई बार जो है होरी और गोबर की भी झड़प हो जाती है, क्योंकि होरी जब गोबर को बताता है कि मैं अपना सारा कर्जा दाता दीन को चुका चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो कर्ज की बात कर रहा है, तो गोबर कहता है ये आपकी गलती है कि आपने उनसे कुछ लिखित रसीद नहीं लिया। और पूरे उपन्यास में गोबर ये जो होरी है वो मानता है कि कर्ज एक ऐसा मेहमान है जो आ जाए तो फिर जाता नहीं है। वैसे तो इस उपन्यास के सारे ही कथन दिल को छू लेते हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो सारे ही कथन बहुत ही दिलचस्प हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो ये है कि जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद जो होरी का भाई हीरा है वो कहता है कि भाभी, भैया की मृत्यु हो गई, अब गोदान करने का समय आ गया। तो उस पर दाता दीन कहता है कि धनिया अब गोदान कर दो। तो धनिया मशीन की भांति, जिसका पति मर गया है, उसके पास पैसे नहीं हैं और उसे गोदान करने के लिए कहा जाता है, तो यह सुनकर धनिया जैसे एक मशीन है, एक रोबोट है जिस पर कोई असर नहीं हुआ, उस भांति उठती है और कहती है आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई हूँ, और पति के ठंडे हाथ में रख कर सामने खड़े दाता दीन से कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। सच मानिए दोस्तों, जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा था तो कई दिनों तक मैं इस उपन्यास के कथन मेरे दिमाग में चलते रहे। उन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बुरी हालात किसानों की थी। और आज भी अगर हम गाँव के जाएँ और गाँव में देखें, तो जहाँ पर जिस घर के अंदर किसी की नौकरी नहीं है, उस घर में अगर सिर्फ वो घर किसानी से चलता है, तो वहाँ आज भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ये उपन्यास आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सच है, जितना पहले जब लिखा गया था। आपको मेरे द्वारा गोदान उपन्यास का सारांश कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला आप कौन-सा उपन्यास सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट करिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।